अंग्रेजी का चुनाव किया साइंस छोड़कर, तो लेक्चरर बनने के लिए अंग्रेजी का चुनाव किया। नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ से इंग्लिश नर्स किए, इंग्लिश में एमए किए, पीएचडी किए और कॉलेज टीचर के रूप में अपना कैरियर शुरू किए पालीगंज से, अछुआ कॉलेज पालीगंज से। 1995 में बहाली हुई और मेरी बहाली सरकारी कॉलेज में एज ए लेक्चरर हो गया। लेकिन 1 महीने के अंदर ही मैं वहां से रिजाइन कर दिया, क्योंकि मेरा सपना तो राजनीति था और चला आया राजनीति में। मेरी पत्नी जॉब में थी, बोली अरे जॉब हम कर रहे हैं, राजनीति कर लीजिए। तो राजनीति में भी संघर्ष ही संघर्ष था, समस्याएं थी। और इसी क्रम में मेरी पत्नी एक एक्सीडेंटल मौत का शिकार हो गई। मैं अकेला पड़ गया, 15 महीना का बच्चा, 6 साल के और 11 साल के 2 बच्चियां। तो राजनीति छोड़ दिया मैंने। एक फिक्स चिमनी भट्ठा चलाया गांव पर ही, बाद में उसे भी छोड़ दिया बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से, और निकल गया दिल्ली। दिल्ली में एक घटना घटी मेरे साथ। जब मैं अपने अतीत में गया तो पाया कि जीवन में जो कुछ भी किया 15 साल राजनीति की दुनिया में, कहीं न कहीं सब बेकार हो गया। जितना संगठन बनाया सब के सब सीजनल फॉग साबित हो गया। क्या कोई ऐसा संगठन हो सकता है जो अभेद्य हो, जिसे कोई भेद न सके? रात में पड़े पड़े सोच रहे थे, अतीत में खोए हुए थे। समझ में आया कि एक ही संगठन तो ऐसा है, चोर का संगठन, जिसे पुलिस की लाठी भी नहीं तोड़ पाती है। हमको लगा कि हम तो ऐसा बना नहीं सकते हैं। अब ऐसे संगठन की खोज में, ऐसे टीम की खोज में, ऐसे परिवार की खोज में लगातार सोचते रहे। सोचते सोचते एक बात और स्मरण में आया कि आज तक मैं मानता रहा हूं कि पैसे से प्रतिष्ठा नहीं बनती है, कर्म से बनता है। लेकिन अब अनुभव जो हो रहा है कि पैसे के अभाव में बनी बनाई प्रतिष्ठा सरेआम बीच चौराहे पर नीलाम हो जाती है। उदाहरण दिमाग में आया महाराणा प्रताप का, कि जब भामाशाह मिले, पैसा दिए, तभी तो चित्तौड़ वापस आया। यानी फिर बात पैसे की आ गई। रात में नींद पड़ गई, सुबह नींद खुली तो पेपर में एक न्यूज पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई MBA के तहत शुरू। मैं उस न्यूज को कई बार पढ़ा और तब बेटा से सर्च करवाया, कई कंपनियों का लोकेशन दिल्ली में, उसके मुख्यालय में जा जा के समझने का प्रयास करते रहे। कोई ढंग से समझाता नहीं था, भीड़ बहुत ज्यादा होती थी। अंत में वेस्टिज के मुख्यालय चले गए। बहुत आसानी से वहां आलोक टंडन जी से मेरी मुलाकात हो गई। मैं उनसे समझना चाहा, वो एक पंक्ति में हमको समझा दिए नेटवर्क, कि देखो भाई, 6 यहाँ पर आप हो, आपके नीचे 6 व्यक्ति ले आओ, 6 के नीचे 6 लाओ, 36 होगा, 36 के नीचे 6 लाओ, 216 होगा, उसके नीचे 6 कर दो, 1296। ऊपर वाला 4 लाख कमाएगा, नीचे वाला 40,000 कमाएगा। बात समझ में फिर गले नहीं अटा। हम कहा, सर जी इतना पैसा जब कमाते हैं तो देते कहां से हैं आप, आपको बचता क्या है? तो हमको एक चीज वो बताए कि देखो पैसा कहां से आता है। जो हम लोग बताते हैं ना कि 5 बिचौलियों के बीच में 60 से 70% पैसे बट जाते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है कि ये पैसे कंपनी का बचता है और ये पैसे आपको मिल जाएगा। मैंने एक प्रश्न उठाया कि अगर मैं 1000 का सामान ले लूं सर जी, तो क्या मुझे 600 मिल जाएंगे? 600 मिल जाएगा तो आप घर जाकर सो नहीं जाएंगे? अरे 600 मिलेगा, लेकिन सिस्टम से मिलेगा। हम कि वही सिस्टम तो सर जी समझना चाहते हैं, कहीं बता तो दिया। कुछ और बातें बताए और जो समझा, फिर वहां से बाहर निकले तो एक हमको वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात हो गई। 2 लड़के उसको बांह पकड़ के लाए, सोफा पर बैठाए बाहर, ऑफिस के बाहर जो बरामदा है। उनसे हम बात करने लगे। कहा, दादा आप क्या करते हैं? कहने की फिलहाल तो मैं वेस्टिज करता हूँ। दादा इस उम्र में वेस्टिज? पहले क्या करते थे? तो मैं एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर था, आज से 7 साल पहले ज्वाइन किया था। हम कहा कि आपको क्या कमी होगा जो वेस्टिज करने चल दिए? मुझे तो कुछ वेस्टिज आता नहीं था, मेरा तो शुरुआत था। कहने की वेस्टिज एज ए इंजीनियर मैं 170 से ज्यादा नहीं कमा पाया, और इन 7 वर्षों में मैं 19 लाख समथिंग कमाता हूं। सर जी सच कहता हूं, मेरे तो होश उड़ गए। चला आया वहां से घर वापस।
फिर जो है सो 2 दिन बाद आलोक टंडन जी के पास गया, मुलाकात फिर हो गई, इतना सहज मुलाकात। मुझे अब लगता है कि जब मैं अम्बे के माने मुख्यालय में गया था तो मैनेजर लेवल के लोग भी मारे मारे फिर रहे थे, और वेस्टिज में एक आम आदमी जो वेस्टिजियन है भी नहीं और उसकी मुलाकात मैनेजमेंट से हो जाती है, ये वेस्टिज की सबसे बड़ा खूबी है, या उसकी उदारता भी है, उसका गुण भी है। तो मैंने समझा और अब तो समझता हूँ। जब दूसरे बार गए तो मेरे साथ एक प्रोफेसर भी थे, कुछ और बताए वो, कुछ बात समझ में आई, फिर लौट गए। एक महिला से मुलाकात हो गई थी मेट्रो में, वो मुझे प्रेशर में लेकर के एनडी तिवारी हॉल दिल्ली में ले गई, जहां वेस्टिज की एक मीटिंग होना था। मैं गया वहां, सुना, लेकिन मेरा कुछ आइडिया वहां भी खराब रहा। मैंने देखा कि लोग हर बात पर यस सर बोलते हैं और थप्पड़ी भी बजाते हैं, लेकिन उस वक्त मैं आश्चर्यजनक रह गया जब एक महिला, बहुत कम एज की महिला मंच पर चढ़ी और बोली कि मेरा पे आउट 1,07,513 रुपया है। मुझे आज भी याद है। संजोग से उस महिला नागलोई की रहने वाली थी और मुझे मुंडका तक आना था, मेट्रो पर साथ हो गए। चर्चा हुई, बताई कि मैं 5वां पास हूं, मेरे पति दिल्ली में आए थे, एक किचन लिए थे किराए में और उसी में हम लोग दोनों रहते थे। 2,500 रुपया हमको मिलता था, एक दुकान में नौकरी करते थे। हमें भी एक महीने ने जोड़ दिया, आज मेरे लिए वो किसी देवी से कम नहीं है, वो बोल रही थी। और उसी की प्रणाम है कि आज 4 बरस में हम यहाँ तक का सफर तय कर लिए हैं। सर जी, मुझे लगा कि वेस्टिज में कुछ है, वेस्टिज में बहुत कुछ है। उस मीटिंग से एक बात और देखा कि भाई ठीक है, सबके सपने घर गाड़ी मकान के सब होते हैं, लेकिन एक बात तो सत्य है कि पैसे की अहमियत तो है। फिर आज से उस वक्त में मैंने सोचा कि 7 बरस पहले एक व्यक्ति मुझे समझाने आए थे वेस्टिज के बारे में, जब मैं राजनीति में तूफान पर था। मैं उनका सुना भी नहीं, चाय पिलाकर वापस कर दिया था। मैं उन्हीं को रिंग किया। उस व्यक्ति का नाम है नरेश कुमार, हमारे मित्र भी रहे थे, साथ साथ 1 साल सीनियर थे मुझसे। उनको दिल्ली बुलाया, उनके साथ ज्वाइन किए, दिल्ली से काम शुरू किए और पहला महीना में 8% के लेवल पर मैं चला गया और मुझे पे आउट आया 156 रुपया। लेकिन सर जी, एक जानकारी दे दूं, दिल्ली में हमारा 2 इनोवा, 2 जायलो और 2 कार था जो मैं वहां चला रहा था कॉल सेंटर में, और कम से कम 150 से 160 तक का मेरा इनकम पर मंथ हो जाता था। अब मैं इस कस में आ गया कि आखिर मुझे करना क्या है, गाड़ियां चलाना है, अच्छी इनकम कमाना है, या वेस्टिज करना है। वेस्टिज ज्वाइन तो कर लिया था, धीरे धीरे वेस्टिज के बारे में समझने भी लगे, यूट्यूब खोलना सीख गए थे। पहले मैं बटन की मोबाइल चलाता था, वेस्टिज में आया तो एंड्रॉयड मोबाइल लिया। आज भी बहुत कमजोर है मेरा टेक्नोलॉजी इसमें, लेकिन धीरे धीरे यूट्यूब खोलना शुरू कर दिया। और यूट्यूब में जो पहला वीडियो हमने सुना वो था अंजनी कुमार का। लगा कि जो मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसा ही तो ये भी सोच रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा वीडियो जो सुने वो था अंजू कुमारी जी का, जिसमें वो बोल रही हैं कि मैं वेस्टिज इसलिए करना चाहती हूँ या कर रही हूँ कि मैं बेलना नहीं चाहती। ये दोनों वीडियो हमारे जीवन का प्रथम 2 वीडियो था, बहुत प्रभाव छोड़ा, लेकिन वेस्टिज का कोई ज्ञान नहीं सीखा। नरेश बाबू दिल्ली से पटना वापस लौट गए, मैं अकेला रह गया। 1 महीना गुजर गया 8% के रूप में, पे आउट 156 आ गया। पहला सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह में मैं गया आ गया कि मुझे गया में जाकर काम करना है। अब काम करने के लिए निकले तो कोई मेरे पास ना अपलाइन थे ना डाउनलाइन। नरेश बाबू को फोन करते रहे, वो भी गायब थे, उनके पास वक्त नहीं था, छुट्टी नहीं थी, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन वेस्टिज मुझे करना था। इतना समझ में आ गया था कि वेस्टिज मुझे वो सब कुछ दे सकता है जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं किया है कि मुझे जीवन में मिले। एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते उतना अनुभव कर रहा था, अनुभूति हो रही थी और समझ पा रहा था, लेकिन मेरे पास कोई डाउनलाइन नहीं था। तो एक दिन आ रहे थे बाहर से, एक हमारे बगल में मित्र हैं सरजू प्रसाद जी, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पुलिस में। वो कहने से कुमार बाबू कहाँ से आ रहे हैं? हम कहा इस आदमी को छोड़ना नहीं है, इसको शुरू करते हैं। हमने कहा कि बिजनेस करने गए थे। इन कौन सा बिजनेस? हम कहा जितना भी घरेलू सामान है उसी का बिजनेस करने गए थे, क्योंकि घरेलू सामान का मुझे अनुभव था। उन 18 महीनों में कई कंपनियों के घरेलू सामान का यूज किया, वेस्टिज के सामान का भी यूज किया, और राइस ब्रांड का तो मास्टर बन गया, क्योंकि मैं खुद खाना बनाता था। तो एक कढ़ाई में
अन्य कंपनियों के राइस ब्रांड को लें, दूसरे कंपनियों में वेस्टिज के राइस ब्रांड को लें और दोनों में पकौड़ी कचौड़ी फुलौड़ी जो भी छाने, तो मैंने पाया कि अन्य कंपनियों का राइस ब्रांड पहले समाप्त हो जाए, इसका बच जाए। हम कहा जब 280 डिग्री सेंटीग्रेड पर राइस ब्रांड जलता है, ये पहले जल जाता है, मतलब मिलावट है। तो मिलावट मत, इस तरह से घरेलू सामान का मुझे अनुभव था। और चूंकि कंसिस्टेंसी से शुरू करवा दिए थे नरेश बाबू, वो हमको समझाना कुछ चाहते थे उस पर, लेकिन नए नए मिले थे, कोई दिल्ली में मिलता नहीं था, हम भी इतना कहाँ समझने वाले। उनका छोड़िए नहीं, सब वेस्टिज काम करेंगे ना, आपका हम आईडी बना देते ना है। आप मोबाइल से खिजस राय में रिंग कर करके जो समझा मेलमानी 40-45 आईडी लगा दिए, वो पेन के गजब का क्वालिटी है, न समझते हैं न किसी को समझाते हैं, वाइड लगाते हैं। हम कि जो होगा देखा जाए, पहले इतना काम करिए, यहाँ गपशप कीजिए, खाइए पीजिए, मस्ती कीजिए। यही काम 24 दिन करते रहे, 8% चले भी गए। लेकिन उस बीच में प्रोडक्ट का बहुत अनुभव था। गया में आने के बाद मैं प्रोडक्ट समझा लेता था व्यवहारिक तौर पर, और फायदा के रूप में जो पैसों का समंदर है वेस्टिज में, जो पैसों का हब है वेस्टिज में, जो मुझे कल भी ज्ञान हो गया था, आज भी ज्ञान है, और जो है कैसा समंदर है जिसका कोई छोर नहीं है दूसरा छोर, आपकी क्षमता जहां तक उसमें तैर लो, तो वो मैं समझा लेता था। सरजू बाबू को ये बात समझाया, वो मेरे साथ आ गए। लेकिन एक बात वो पकड़ा दिए मुझे कि देखिए, हम जो है सो सामान भी खरीद लेंगे, पहुंचा भी देंगे, डिलीवरी कर देंगे, लेकिन हमसे आदमी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ कोई जानता नहीं। क्योंकि छोड़िए ना, देखा जाता है, कल से शुरुआत करते हैं आपके लिए। दूसरे दिन सर जी चला गया मैं अतरी क्षेत्र के पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव के पास, मेरे साथ ही राजनीति में करियर शुरू किया था। कहा यार मैं राजनीति करता हूं, अब तुम हमको साबुन सोडा तेल खरीदवाओगे, बेचवाओगे? हम कहा मत बेच, लेकिन एक बात याद रख कि मैं 2025 तक अतरी में 5000 घर का सिस्टम बना दूंगा इसी घरेलू सामान से। क्योंकि देखो इसमें फायदा क्या है, एक ही लाइन तो मुझे आता था, वो 5 बिचौलियों के बीच पैसा बढ़ता है, वही पैसा हम लोग को मिलता है, बाकी कुछ नहीं जानता था वेस्टिज के बारे में सर जी। तो अगर बताओ, जो मेरे बलबूते, जिसके लिए मैं रात दिन मेहनत करूंगा, अगर 5000 रुपया कमाएगा, बोल वो आदमी किसका होगा? लालू का, नीतीश का? यानी वेस्टिज में भी राजनीति घुसा देते थे। वेस्टिज तो आता नहीं था, राजनीति घुसा देते थे। कहा यार, तो अगर जिसको 5000 तुम्हारे बल पर जाएगा, वो तो ना तुम्हारा आदमी बन जाएगा। हम सोच ले तो चुनाव हार जाएगा, नहीं तो ज्वाइन कर। ठीक है, ज्वाइन करा दो। कुहरते हुए भाषा बोला, हाँ एक पेस्ट लेंगे, एक चाय पत्ती लेंगे, 2 बोतल तेल लेंगे, और कुछ नहीं लेंगे, बाकी मत कहना। उनके ठीक है, इतना ले। तो मेरी पहला आईडी सरजू प्रसाद, दूसरा आईडी कृष्णनंदन विधायक। उसके बाद गया एक प्रिंसिपल के पास, जो आज परमानेंट हमारे ग्रैंड यूजर हैं, 5000 के सामान पर महीना जो खरीदना शुरू किया, खरीदते आए हैं। वो भी हमसे कुछ नहीं पूछे, कहीं छोड़िए ना, सामान बढ़िया है ना, हमको सामान चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वो भी मेरे यूजर बन गए। फिर उस व्यक्ति के पास गए जो नालंदा लोकसभा से चुनाव लड़े थे, लोकसभा का पिछला चुनाव, अशोक आजाद, वो भी हमारे यूजर बन गए। इस ढंग से गया में माने सब बुलंद 30-35 आदमी का सिस्टम बन गया। ये था मेरे पहले महीने का करामात। जानता कुछ नहीं था, सामान बता बता के आईडी लगा दिया। और एक बात है कि जितने लोगों को बनाया था, वो आज भी परमानेंट यूजर हमारे हैं, लीडर नहीं बने हैं। लीडर के बाद तो कुछ आगे अब समझाना भी चाहते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। पहली बार अशोक आजाद जो लोकसभा से चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी और बेटा कल बैठकर, और मेरे साथ जो है सो संतोष कुमार सिन्हा भी थे गया के, वो पहला बार उनका बेटा मुझसे 2 प्रश्न पूछा कि अंकल आपको कितना मिलता है? बड़ा अजीब सा प्रश्न था मेरे लिए, आज भी पूछ दिया उसने। हम कहा दरोगा जी के दौड़े हो यार, 99.5 मीटर दौड़ जाओगे तो तुमको कितना माने पास करोगे, कितना फेल करोगे? इसकी 100% फेल। हम आधा मीटर और तो 100% पास हो जाएंगे। उनकी बाबू 2 से 3 महीने में हमारे वेस्टिज में 2 लाइन LOB बनने जा रहा है। जो तुम अभी नहीं समझोगे तो फिर सोचो कि मुझे जीने खाने की मछली हो जाएगी। दूसरा सवाल पूछा कि बहुत लोग वेस्टिज के बारे में बोल रहे हैं, बहुत लोग कुछ खा भी रहे हैं, मम्मी भी खा रही है, पापा भी खा रहे हैं, हमको भी गले में खराश है, हम रेस्पो केयर खा सकते हैं? फिर मैडम की बात शुरू हो गई। मैडम ने पहला शेयर किए, और पहला शेयर किए उनका, वो जो है 2 बार कोरोना का पेशेंट रह चुके हैं, दोनों बार दिल्ली से इलाज करवाए हैं, और अभी भी उनकी सांस नहीं खुल रही है।
और विश्वास के तौर पर केवल रेस्पो केयर दिए हैं। टाइम हम 10 दिन का लिए हैं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, लेकिन दावा करते हैं कि 4 दिन के अंदर में उनकी सांसें बिल्कुल फ्री हो जाएगी। ये प्रयोग है इस कोरोना काल में रेस्पो केयर का, जो कोरोना पेशेंट अमृत साबित हुआ है। और वो महिला, उस टीम की पहली महिला, पहला शेयर कर गई। सब्र हमने किया तो शेयर तो हुआ, और उसका रेस्पो केयर कल खरीदाया। जिस रेस्पो केयर को भी संतोष कुमार सिन्हा ही जाकर गया कि जो है कल शाम को डिलीवर किए हैं। तो सर जी इस दिन से मेरा दूसरा महीना पार कर गया। मैं पुनः दिल्ली चला गया, फिर 2 महीना दिल्ली में रहा। कहा दिल्ली में रह के तो वेस्टेज का काम नहीं होगा। फिर मैं दिल्ली से वापस आया कि इस बार चाहे जो भी हो, सुनते हैं इसमें कोई डायरेक्टर का लेवल होता है। धीरे धीरे इतना समझ गए थे कि लोग कहने की 3300 पीवी से करो। उनकी 3300 पीवी क्या होता है तो फॉर्मूला जान गए थे। 1 पीवी बराबर 18 बीवी बराबर 30 रुपया। मेरा तीसरा ज्ञान था वेस्टेज का। हम कहा कि इसका मतलब कितने लाख रुपया का बिजनेस करना होगा। आ गए, आए तो मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला ही निकला। पहला विजिट किया, एक पति पत्नी शिक्षिका थी। टीचर बड़ा विद्वान होता है धरती पर एवर, सबको सुनाता है, सुनता किसी का नहीं। मैं भी गया, मेरे पास बहुत प्लान देने के लिए कुछ था नहीं, कलम उठाने के लिए कुछ था नहीं, मौखिक समझाने का मामला था, पैसा समझाना था और कुछ समझाना नहीं था, लेवल भी नहीं समझाना था। हाँ एक बात है, कंसिस्टेंसी समझते थे तो कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करके दिखा देते थे कि देखो कम से कम लाभ 55% आज के हिसाब से, उस वक्त ही 55 होता था, आज के हिसाब से 66%, उस वक्त के हिसाब से 75%। और राइस ब्राउन तेल को जरूर बोलता था कि देखो दाम तो आधा से ज्यादा कम गया और प्रयोग में लाओगे तो फिर आधा हो जाएगा, क्योंकि सरसों के तेल के आधा ही तो लगता था। ये मेरा अनुभव था। वो महिला समझने ही जा रही थी कि फिर एक ऑब्स्टेकल पैदा हो गया। 7वां में पढ़ने वाले और गया के क्रेन स्कूल में पढ़ने वाला उसका बेटा आ गया एंड्रॉयड मोबाइल लेकर। कहा अंकल सबसे पहले मुझे ये बताइए कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। तो संजोग से नेटवर्क को समझने के क्रम में हम भी गूगल में सर्च किए थे नेटवर्क का मतलब सुने देख लिए थे। हमको लगा बेटा तू अच्छा बात पूछा है। हम कहा यार तू गूगल खोले हुए खोल कर देख और देख कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। उसने कहा कि नेटवर्क का मतलब जोड़ना होता है, और मेरे मम्मी पापा ये काम तो कभी नहीं करेंगे, मैं करने भी नहीं दूंगा। हम कहा बेटा थोड़ा और दाएं साइड में जा, एक मीनिंग और होगा। तो उसने कहा मेल जोल। हम कहा तेरे मम्मी और पापा का मेल जोल नहीं होता ना तो तू पैदा नहीं होता। क्योंकि थे तो मखड़ भाषा, राजनीति से आए थे। ये व्यापार की विनम्रता आर्द्रता में जानता नहीं था। खैर आईडी लग गया, सफलता मिली। अब जैसे तीसरा प्लान जीवन का देने निकले। संजोग से वो भी एक टीचर ही था। अब टीचर तो प्रश्न पूछने का आदि होता है। कहा ठीक है सुकुमार बाबू ऐसा कीजिए, हमको एक पंक्ति में आप जवाब दीजिए कि वेस्टेज में सफलता का मूल मंत्र क्या है। सर जी सच कहते हैं एकदम दिमाग चकरा गया। हम ये भी पढ़ा लिखा आदमी है और एक पंक्ति में कह रहा है कि मूल मंत्र क्या है वेस्टेज में सफलता का। ये तो हम खुद भी नहीं जानते थे, लेकिन दिमाग कॉन्शियस था। हम कहा कि हाँ है। आप बताइए आपकी शादी हो गई है। सुकुमार बाबू क्या बात करते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और आप पूछते हैं शादी हो गई है। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, आपके घर में पत्नी है? फिर आप पटपटा प्रश्न पूछ रहे हैं। हम कहा जवाब दीजिए ना। भाई पत्नी है, घर में ही है। हम कहा पत्नी है, घर में ही है। इतने में उनकी पत्नी भी आ गई। हम कहा घर में पत्नी है और बाहर में पत्नी ढूंढने निकलिएगा तो घर का क्या हालत होगा। पत्नी बोली क्या पारे फाड़ देंगे। हम कहा समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, घर में साली नहीं है तो हम मैडम से पूछे कि मैडम ये बताइए घर में तो उनकी साली नहीं, ससुराल में है, तो साली से मिलने जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हम कहा यही सफलता वेस्टेज का मूल मंत्र है। अगर वेस्टेजियन आप बनते हो तो वेस्टेज के प्रति वफादार रहो। जितने भी प्रोडक्ट्स वेस्टेज में मिलता है उन प्रोडक्ट्स को अगर तुम्हारे घर में आवश्यकता है तो उसका उपयोग करो, और जो प्रोडक्ट्स वेस्टेज में नहीं मिलता है तो ससुराल रूपी बाजार जा सकते हो। चलिए वहां भी आईडी लग गया। सर जी मुझे वेस्टेज का फॉर्मूला बताना नहीं पड़ा, बिल्कुल बताना नहीं पड़ा। लेकिन सर जी मैं इस महीने भी फेल कर गया, डायरेक्टर नहीं बना। तो पड़े पड़े दिन सोच रहा था कि भगवान बुद्ध भी ज्ञान की खोज में बाहर निकले थे। लगता है मुझे बड़ी कमी है, जहां जाते हैं वहां उलझ जाते हैं। हम जाते हैं कुछ सिखाने अपने अल्प बुद्धि लेकर,
वेस्टिज से संबंधित, लेकिन सामने वाला बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, मुझे ही सिखाता है, प्रश्नों की बौछार लगा देता है, झड़ी लगा देता है। तो हमने कहा चले बाबा धाम, हम भी निकलते हैं बाबा धाम की ओर, कुछ तो हो सकता है दर्शन प्रदर्शन मिले वहां। लेकिन उसके पहले एक प्लान और किया सर जी, और वो प्लान एक दुकानदार का था, ग्रामीण क्षेत्र में थे। दुकानदार को समझाए, मौखिक समझाए, कलम कॉपी कुछ नहीं होता था मेरे पास, लिखने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो दुकानदार अंत में कहा कि ऐसा करते हैं सुकुमार जी कि 2-4-5 आदमी से हम मिल लेते हैं, राय सलाह कर लेते हैं, तब आपको फिर हम इन्फॉर्म करेंगे। तो आप फिर समस्या हो गया। हम कहा बाबू ये दुकान आप ही की है ना? तो हाँ। हम कहा एक सवाल का जवाब मेरा दे दो, पहले तो दुकान खोला था कि ग्राहक ढूंढा था? कहा कि भाई पहले तो दुकान ही खोले थे, हंसते हुए बोला। हम कहा बाबू ये हम भी जानते हैं कि ग्राहक ढूंढ के दुकान नहीं खोला जाता है, तो 2-4-5 दिन बाद मुझे इन्फॉर्म करेगा, 2-4-5 आदमी को खोजेगा, अगर जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो तू मुझे इन्फॉर्म करेगा। तो पहले तो दुकान खोल, ग्राहक बाद में आएंगे। कहा कि यही बात तो हम आपको बता नहीं पा रहे थे, हमसे सब काम होगा लेकिन हमसे आदमी नहीं जुटेगा। सामने बांस की कोठी दिखाई पड़ रही थी मुझको। हम कहा एक बात बता कि बांस की कोठी जब शुरू में लगाया गया होगा तो कितना टोंटा लगा था? उसने कहा एक टोंटा तो लगता ही है कोठी में। हम कहा वो टोंटा सूखल था कि हरियर था? कहा कि हरा टोंटा ही लगेगा ना, सूखल लगेगा तो कोठी बनेगा, बांस फूजेगा। हम कहा तू बता बाबू, तू सूखल है कि हरियर है? सूखल का मतलब मरल और हरियर का मतलब जिंदा। कहा सर जी हम जिंदा हैं। हम कहा तो फिर आ, तू जिंदा है तो टोंटा फूजेगा और सिस्टम बढ़ेगा। देख बाबू ये बांस की कोठी में पके बांस काटे जाते हैं, बीच के बांस सड़ जाते हैं, लेकिन नए बांस उससे कई गुना गति में आगे जन्म जाते हैं, फूट जाते हैं और सिस्टम बन जाता है। तू भी आ। सर जी चाहे उसको प्रभाव कहिए चाहे जो कहिए, आ गया। लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं बेस्टी जानता का हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। अब अप डाउन लाइन तो मिलने लगे हैं, लेकिन अप लाइन मेरे पास नहीं था। नॉट ए सिंगल अप लाइन, कोई अप लाइन नहीं। जो थे हमारे मित्र महोदय, उनके पास फुर्सत कम होती थी, पटना में व्यस्त बहुत ज्यादा रहते और आज भी व्यस्त हैं। तो हम उन्हें तंग भी ज्यादा नहीं करते थे, लगता था वो भी यहाँ से आएंगे, पता नहीं कितना मिलता है, कितने पैसे उनके खर्च हो जाएंगे, छोड़ो जो बुझाता है करो। और ये काम हम बिना समझे बुझे इसलिए कर रहे थे कि भाई जब तक हम विद्वान होंगे वेस्टिज का, बहुत अध्ययन करके समझदार बनेंगे, तब तक तो बहुत लंबा समय गुजर जाएगा। मुझे एक प्रसंग याद आया खुदीराम बोस का। उनका कहना था कि भाई हमारी उम्र 14 साल है और तुम लोग कहते हो पहले जवान तो हो ले, तब लड़ना आजादी की लड़ाई। तो जब तक हम आजाद, तो हम कहा कि उनका कहना था कि जब तक हम जवान होंगे तब तक तो आजादी की लड़ाई ही खत्म हो जाएगी, हम कब लड़ेंगे। तो उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही आजादी की लड़ाई में, क्रांति की लड़ाई में कूद पड़े, शहीद हो गए, तभी तो दुनिया उन्हें याद करती है। तो हम कहा कि ज्ञान विज्ञान बाद में, पहले कुछ काम कर। तो ये अंतिम प्लानिंग करके, प्लानिंग क्या माने, अंतिम बात समझा के आइडिया लगा के ऑर्डर भी लेकर, ऑर्डर सब निकलता था क्योंकि प्रोडक्ट का मुझे ज्ञान था, प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि 18 महीना तक यही तो करते रहे थे। मैं बाबा धाम की ओर रवाना हो गया। ट्रेन से सुल्तानगंज गए, वहां उतरकर सोच रहे थे कि सुल्तानगंज उतरेंगे तो गंगा जी किधर है, गंगा जी को किधर खोजेंगे। तो ट्रेन में एक मित्र बन गए थे, बोलते चालते हम लोग जा रहे थे, वो भी कांवरिया थे, उन्हीं के साथ हो लिए। वो स्टेशन पर पहले बैठे, हम भी बैठ गए। ये नहीं कहे कि हम बढ़ते हैं, उनका इंतजार कर रहे थे कि कहाँ जाते हैं, जाएंगे तो ये भी गंगा जी कांवर में जल भरने। उनके पीछे पीछे गंगा जी पहुंच गए, वो भी स्नान किए, ध्यान किए, मैंने भी किया और हमने भी कांवर में जल भरा। उनके साथ साथ ही जैसे फिर पीछा करते करते अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ने लगे। जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा टारगेट था बाबा धाम का, उस ओर चलने लगे। और रास्ते में कई तरह का अनुभव हुआ। देखा कुछ कांवरिया दौड़े जा रहे हैं, हमने पूछा ये लोग दौड़ के क्यों जा रहे हैं, चल के भी तो जा सकते हैं। कहीं कि डांक कांवर। हम कहा यार कुछ कांवरिया तो ऐसा कर रहे हैं जैसे उस शरीर से नाप नाप के आगे बढ़ रहे हैं, उनके ये तो अजब जनूनी है, ये जोग नहीं हट जोग है। कहीं कि ये भी सावन में ही जल ढार देगा, भादों में नहीं ढारेगा, ये भी पहुंचेगा बाबा धाम। हम लोग भी 4 दिन के बाद बाबा धाम पहुंच गए, जल ढारे, लौट गए, घर आके समीक्षा किए, क्या खोए क्या पाए। हमने कहा यार एक बात है, जब लक्ष्य निर्धारित हो तो रास्ता कंकड़ीला हो, पथरीला हो,
कठिन हो लेकिन तय हो ही जाता है। और सवाल उठता है कि कैसे, तो हमने तो नकल करके तय कर लिया, तो लगता है वेस्टेज में भी हमको नकल ही करना पड़ेगा। लेकिन नकल करें तो किनका, यहाँ भी तो कोई कामरिया हमको मिले। यहाँ एक कामरिया थे, वो सामरिया के चक्कर में थे, आते ही नहीं थे। खैर अब लगा के चाहे जो भी हो, फिर लगा के क्यों हम बाबा धाम गए, तो आके पुण्य की प्राप्ति, जिसके बलबूते हम स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। हम की वेस्टेज में भी तो कुछ ऐसा ही लोग समझाते हैं कि भाई वेस्टेज करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति इसी धरा पर, इसी धरती पर, इसी धरोहर पर हो जाएगा। हम कहा यार, तो मैंने सचमुच हमको भी कुछ ज्ञान मिला है, अब एक काम करो। इसी बीच नरेश बाबू का फोन आया कि अगले महीना हम गया आ रहे हैं। हम के आइए गया, अब एक चुनौती हम भी आपको देते हैं कि इस महीना डायरेक्टर लेवल को क्वालिफाई करेंगे। इसी ढंग से बिना कलम के, बिना कॉपी के, बिना डेमो के करते करते मैं उस महीना में डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई किया सर जी, और वो 3400 समथिंग पीवी से किया, और मेरा पहला बार 9,960 रुपया आया। उस वक्त 1 करोड़ का करोड़पति क्लब था। हिम्मत कुछ बढ़ा, साहस बढ़ा। अगले महीना कहन की मीटिंग है, मैं पुनः दिल्ली चला गया था डायरेक्टर बनने के बाद। हम कि छोड़ो, अब कुछ दिन बाद 2 महीना रहेंगे, फिर आके काम करेंगे। तो फिर नरेश बाबू का फोन आया, कहा कि आप गया में हैं। हम कि नहीं भैया, मैं दिल्ली में हूँ। इन गया आइए, गया में एक मीटिंग है। मीटिंग में श्री विजय प्रताप सिंह जी रहेंगे, श्री पंकज कुमार वर्मा जी रहेंगे, और एक आप ही के नाम के हैं शिव कुमार सिंह जी, वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। हमको लगा कि भाई ज्ञान प्राप्त करने का इससे अच्छा मौका मुझे क्या मिलेगा। मैं तत्काल टिकट लिया और गया आके 1 सप्ताह पहले से ही गया में आ गया। मीटिंग थी गया में विष्णुपद में, जो डीएलसीपी है वही। मैं थोड़ा लेट पहुंचा, जैसे आज लेट हो गया, फिर लेट पहुंचा। तो वहां देखे विजय प्रताप सिंह जी बोल रहे थे। एक उदाहरण मुझे आज भी याद है। उनका मकसद था कि अपने आप को पहचानो। उन्होंने एक पत्थर का उदाहरण दिया था, एक साधु के माध्यम से, जो अपने चेला के द्वारा पत्थर को बेचने के लिए कहा था। पत्थर बेचने चला गया, जितने ग्राहक के पास गया पत्थर का उतना दाम लगा, और अंत में एक ऐसा भी ग्राहक मिला जो उसे गोड़ लगा और कहा, इस पत्थर को खरीदने की औकात मेरी नहीं है, इस पत्थर को जहां से लाए हो वहीं ले जाओ, पूरी दुनिया की कीमत इस पत्थर से कम हो जाएगी। उनका कहने का मकसद था कि आप में वो क्षमता है, आप अपनी क्षमता को जिस रूप में पहचानते हो उसी रूप में आप अपनी क्षमता को देखते हो। तो अपनी क्षमता के आखिरी छोर तक जाओ, आखिरी मुकाम तक जाओ। आप में क्षमता ही क्षमता है, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। उनकी मीटिंग खत्म हुई, श्री पंकज कुमार जी, तब तक हम भी बाहर आ गए उनके साथ ही। फिर गए कि अब कौन बोल रहे हैं, तो देखे कि भाई अब जो है सो पंकज कुमार वर्मा जी बोल रहे हैं। तो उनका हम वहां से भाषण सुने, स्पीच सुने, जब वो बोल रहे थे कि बाजार की दुकान तलाक तलाक तलाक, शायद सर जी आपको याद होगा, और सारे लोगों से कहवा रहे थे तलाक तलाक तलाक। इतना जब सुने तो प्रथम दृष्टि में जो मेरे मन में बात आया कि भाई तो तलाक तलाक करवा रहे हैं, कौन बकता है। जब दूसरी बात बोले कि वेस्टेज की दुकान, वेस्टेज के प्रोडक्ट स्वीकार है स्वीकार है स्वीकार है, कई बार करके बोल रहे थे। हम कहा कि बात तो वही है, लगता है कि अनजाने में भी हम सही सही उदाहरण दे देते थे, क्योंकि यही बात तो हम भी समझाते थे। तरीका अलग था, सलीका अलग था माने, लेकिन समझाते थे तो यही बात। बड़ा आत्मविश्वास जगा। मैं उनकी पूरी बात को सुना। सुनने के बाद बाहर आए, हम कहा कि एक एसके सिंह का नाम बोलिए थे नरेश बाबू, नरेश बाबू जरा उनसे मिलवाइए। उनसे मिलने गए, शायद एसके सिंह को आज भी याद होगा हमारी बात, और उनके द्वारा किया गया हम पर कमेंट, वो कमेंट हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उनका एक कमेंट, एक संक्षिप्त सा कमेंट था, इस आदमी से वेस्टेज नहीं होगा। नरेश बाबू तुरंत आकर बताए कि वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। शुरू में तो गुस्सा बहुत आया, ये छोटा मोटा आदमी, उम्र में हमसे काफी कम होंगे, जब हम एमए पास कर गए होंगे तो ये मैट्रिक किए होंगे, और ये आदमी हम पर कमेंट पास कर दिए। फिर सोचे कि इस कमेंट में क्यों किए वो, तो कमेंट तो स्वाभाविक किए हैं यार, हम में ईगो भी है, गरूर भी है, अहम भी है, तो यह एक लक्षण व्यापारी का तो हो ही नहीं सकता। हम भूल चुके हैं कि हम यहाँ केवल व्यापारी हैं।
और व्यापारी में तो विनम्रता भी होना चाहिए, नम्रता भी होना चाहिए, आदरता भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, और सामने वालों को सुनाने नहीं, उसका झेलने की साहस भी होना चाहिए। ये हमें है कहाँ। हमको उस दिन 36,000 रुपए की मार्केटिंग करना था। ऊपर गए, मार्केटिंग किए, सोचते रहे, मार्केटिंग करते रहे। एक बहुत बड़ा सा कार्टून फिलअप हो गया सामान से, और एक छोटा कार्टून भी हो गया, उसमें लटकाले बना बनाए। और जब उसको माथा पर उठाने लगे पैंट शर्ट पहन के, तो मेरा एक बगल का मित्र कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप सामान उठाइएगा। हम कि बाबू उठाने दे, अगर आज नहीं उठाएंगे तो वेस्टेज में हम हमेशा के लिए उठ जाएंगे, और हमको वेस्टेज में जिंदा रहना है। ये सामान मुझे उठाने दे। और मैं सामान माथे पर उठाकर हाथ में लटकाकर ऑटो तक आए, और उस दिन के बाद अपने आप को ढालने का प्रयास किए। फिर नरेश बाबू से एसके सिंह का मोबाइल नंबर लिए। हाँ, फिर नरेश बाबू से एसके सिंह जी का मोबाइल नंबर लिए, और रात में हम लोग की बात होने लगी। और बात होते होते बहुत कुछ समझाने लगे, सिखाने लगे। इधर सरजू बाबू को हम कहा कि सर जी आप कहीं तो आपको जानने पहचानने वाला आदमी होगा, कहीं कि सबसे ज्यादा तो हम राजमहल में रहे हैं, और 3 साल वहां दरोगा रहे हैं, कहीं सिपाही रहे हैं, कहीं हवलदार रहे हैं, वहां तो कोई मेरा सुनेगा नहीं। हम कहा तो चलिए न राजमहल। तो राजमहल हम लोग तीनों गए, पहला बार ही तीनों गए, हम एसके सिंह और नरेश बाबू, और नहीं सॉरी हम एसके सिंह और सरजू बाबू। 3-4 दिन रुके। उस 3-4 दिन के क्रम में मधु कुमारी जी से मुलाकात हुई, समझाया गया, बुझाया गया, आईडी तो नहीं लगा। फिर दूसरा बार हम और सरजू बाबू गए, मधु जी का आईडी लग गया। मधु जी शायद सुन भी नहीं होगी, मधु जी का आईडी लग गया। उसके बाद फिर जब मधु जी को फोन सरजू बाबू करे तो ये फोन ही नहीं उठावे। अब सरजू बाबू दरोगा जी थे, जैसा कि मधु जी बताए थे कि हमारे पति ग्रामीण पुलिस हैं। अब सरजू बाबू में वही ईगो था, वो बार बार माने गुस्से में आ जाए, ये हमारी फोन भी नहीं उठाती हैं। 2 महीने तक फोन करते रहे, फोन मधु जी नहीं उठाए, तीसरा महीना भी नहीं उठाए। और हमारा सरजू प्रसाद जी के साथ 6ठा यात्रा था राजमहल का, और 6 महीने यात्रा किए। 50-60 हजार रुपया बर्बाद हुआ यात्रा के क्रम में, और एक भी आईडी परिणाम के रूप में राजमहल से नहीं आया था। 6ठा महीना सरजू बाबू कहन कि आज हम कसम खाते हैं कि मैं अब राजमहल आऊंगा। हम कहा जो एक आ रहे थे यहाँ, वो भी आना बंद कर देंगे, मैं अकेले कैसे आऊंगा। लेकिन एक बात तो सत्य है, राजमहल की जमीन, यहाँ का मौसम और यहाँ के लोग वेस्टेज के अनुसार बहुत ही सुटेबल है। यहाँ उर्वरक धरती है वेस्टेज का। हम मधु जी को फोन चुपके से लगाए। अब मेरा फोन चाहे जो समझ के मधु जी उठा लिया, फोन नंबर नहीं समझे हो, जैसा भी फोन मेरा उठा लिए। हम कहा मैडम जी कम से कम चाय पीने के लिए तो बुलाइए, वेस्टेज करना है या नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन चाय की तो इजाजत दीजिए। कहीं ठीक है आइए। लेकिन एक साथ वही बोल गए, देखिए सर जी हम वेस्टेज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कई लोगों से पूछे हैं, वेस्टेज के सामान महंगा है और वेस्टेज में कुछ होता नहीं है। हम कहा मन ही मन मैंने सोचा कि मधु जी आप हमको अपना रोग बतला दिए हैं, ज्ञान तो बहुत ज्यादा अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन रोग बतला दिए हैं। हम वहां गए और 30 मिनट के अंदर में मधु जी अपना ऑर्डर बना दिए, और कंसिस्टेंसी में बनाए। और मुझे याद है 3700 का ऑर्डर बनाया गया था, जिसमें 2 इंडिगो प्रोटीन फ्रेश-अप ड्रिंक भी था। सरजू बाबू को लगा कि पता नहीं इतना का सामान लेंगी नहीं लेंगी, बस क्या किए 2 इंडिगो फ्रेश-अप ड्रिंक को काट दिए कि जब इंडिगो प्रोटीन पाउडर है ये है तो इंडिगो फ्रेश-अप ड्रिंक क्यों। खैर इनका कंसिस्टेंसी में शुरुआत हुआ, और जो शुरुआत हुआ अभी तक अंत नहीं हुआ, कभी अंत होगा भी नहीं। और मधु जी कल अकेली थी आप। एक बात मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि अपने कमिटमेंट के अनुसार मैं और एसके सिंह हमेशा आपके यहाँ हर महीने आते रहे लॉकडाउन को छोड़ करके, लेकिन आप अकेले ही काम किए। धीरे धीरे सुरेश मंडल जी गलती से हमारी बात साहबगंज में सुन ली, हम लोग की बात, वो एक्टिव हुए, डायरेक्टर बने, और आज 2.5 साल बाद आप अकेले नहीं हैं, आप चतुर्भुज बन चुकी हैं। एक तरफ आप है कोने पर, तो दूसरे कोने पर सुरेश मंडल, तीसरे कोने पर पाकुड़ की पूनम देवी, तो चौथे कोने पर एक पढ़ी लिखी संभ्रांत महिला अनुपमा परमाणिक, शायद यही नाम उनका है। तो आज 1 से 4 हो गए ना। तो यही धैर्य खोजता है वेस्टेज में, इसी धैर्य का परिणाम हमको भी मिला है। सर जी आज हम समझ सकते हैं कि वेस्टेज को हम कुछ नहीं देते हैं,
कुछ नहीं देते हैं सर जी वेस्टेज को, और वेस्टेज हमें वो सब कुछ देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात कहूं कि मुझे वेस्टेज क्या दे रहा है, तो सर जी वेस्टेज मुझे मंच भी दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक सोशल लीडर बने, तो वेस्टेज का मंच से बढ़िया कोई मंच नहीं। अगर हम बनते हैं कि हम एक समाज सुधारक बने, तो करो ना समाज का सुधार। समाज का सुधार छुच्छे भाषण से नहीं करोगे, उसके पेट में राशन डाल के करोगे, उसके लिए काम करो, उसको आगे बढ़ाओ। इससे बड़ा समाज सुधार नहीं हो सकता है। और अगर चाहते हो खुद को डेवलप करना, तो वो भी डेवलप कर रहे हो। और ये जो अहमियत मत पालो कि हम बहुत कमाते हैं, जॉब करते हैं, अरे कुछ नहीं करते हो बाबू। पैसे की अहमियत को समझो। लक्ष्मीबाई का प्रसंग मैं देता हूं। जो लक्ष्मीबाई क्रांति की पहली नेत्री थी, जो पूरे हिंदुस्तान में सबके लिए फुटप्रिंट बनी, जो एक महिला होके, विधवा होके अंग्रेजों के खिलाफ सबसे सशक्त लड़ाई लड़ी, जब वो धरती छोड़कर गई तो उसका बेटा दामोदर राव को अपने पेट पालने के लिए भीख भी मांगना पड़ा था, और अंत में अंग्रेजों से अनुदान तक स्वीकार करना पड़ा था। यह है पैसे की अहमियत। और अगर जो है सो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है, जब लक्ष्मीबाई का जो हुआ। और सर जी एक बात हम और बताना चाहेंगे अपने लोगों को, कि हम जब जाते हैं धरती छोड़कर, तो एक ही बात अपने भावी पीढ़ी को बोलते हैं कि बेटा मैं जा रहा हूं, मेरी सेवा समाप्त हो गई। मेरा कहना है कर लो वेस्टेज, या कहने की नौबत नहीं आएगी। शान से कह सकोगे मैं जा रहा हूं, मगर मेरी सेवा जारी रहेगी। सर जी एक घटना और घटती है हमारे जिंदगी में, कि जब हम वेस्टेज से बाहर होते हैं और जब हमारी मृत्यु हो जाती है, धरती छोड़कर जाते हैं, जो कड़वा सत्य है, 3 कुर्सी के बाद हमें लोग भूल जाते हैं। जिस घर को हमने बनाया जीवन भर काम करके, जिस परिवार को हमने सजाया अपनी मेहनत से, वही परिवार 3 कुर्सी के बाद हमें भूल जाते हैं। अगर किन्हीं से पूछिए बाबा का नाम क्या है, प्रायः सब सारे लोग बता देंगे, पर बाबा का नाम क्या है हो सकता है यहां तक बता देंगे। छर बाबा का नाम पूछ के देखिए ना, या खुद भी आप लोग सोच कर देखिए सर जी, हम लोग छर बाबा का नाम याद नहीं रखते हैं। हो गया ना 3 कुर्सी। और जब तो क्यों भूल जाते हैं? उसी व्यक्ति से पूछे लक्ष्मीबाई कौन थी, तो टपाटप बता देगा लक्ष्मीबाई कौन थी। क्या कारण है? जो लक्ष्मीबाई को जानता है अपने छर बाबा को नहीं जानता है। तो इसका एक ही मतलब साफ होता है सर जी, कि हम कुछ ऐसा करते ही नहीं है जिसके लिए हमें याद किया जाए। लेकिन सर जी अगर वेस्टेज कर लें, अगर हम वेस्टेज कर लें और वेस्टेज में अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लें, धीरे धीरे ही सही, लगातार काम करते हुए, प्रतिदिन काम करते हुए, धैर्य का पालन करते हुए, तो सर जी हमारे आने वाली पीढ़ियां एक कहेगी कि हमारे खानदान में एक बाबर हुआ था, हम तो औरंगजेब के छरपोता हैं। वह एक घर था, हम 96 घर हो गए। पता ना वो बुढ़ऊ कौन सा ऐसा काम किया था जो हम सबको पैसा मिलता है। तो जब पैसा मिलेगा तो नाम भी याद रखेगा, फोटो पर माला भी चढ़ाएगा, ये सब काम होगा। यानी ये वेस्टेज जो है हमें अमृत भी प्रदान करता है। यहाँ हम इतिहास बनाते भी हैं, इतिहास बन भी जाते हैं, इतिहास लिख भी देते हैं। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है जीवन में? वरना 3 कुर्सी के बाद हम मिटा दिए जाते हैं। हमारा नाम निशान बाहर में नहीं, अपने घर में नहीं होता है, अपने परिवार में नहीं होता है, अपने समाज में कहां से होगा? तो वेस्टेज सर जी हमको ये भी देता है। वेस्टेज केवल देना जानता है सर जी, लेना कुछ नहीं जानता है। क्या देते हैं वेस्टेज को हम? वेस्टेज हमें हेल्थ भी देता है। अब हेल्थ से एक बात याद पड़ गया सर जी, मैं जब अपने चारों तरफ जीवन की अंतिम सांस लेते हुए इंसानों को देखता हूं, अपने घर में भी और बाहर में भी, तो यही पाता हूं कि जो व्यक्ति कल अपने जीवन काल में बच्चों को पोसा पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज वही बच्चे इस आर्थिक युग में, आर्थिक दौड़ में उनके साथ नहीं है। वो बेड से उठ भी नहीं पाते हैं, खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। अब हमको लगता है कि क्या क्या सोचते होंगे। ये सोचते होंगे कि जितने भी जिंदगी में रोमांस किया, जितने भी जिंदगी में जो भी किया, आज महीना 2 महीना जो मेरे जीवन का अंतिम क्षण है, इसमें सब बर्बाद हो गया। आज हम कष्ट ही कष्ट में हैं। लेकिन वेस्टेज के प्रोडक्ट में सर जी वो ताकत है कि अगर उसका हम सेवन करें
तो हम टहलते हुए इस धरती को छोड़ सकते हैं। हम प्रयोग भी कर रहे हैं। हमारे बाबूजी 103 बरस के हैं, वो 2 बार गिरे, माने प्रोडक्ट ऑफ वेस्टेज, जिसके बल पर वो आज भी गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, लेकिन खड़ा हो जाते हैं और टहलते हुए उनको चले भेज दें, ये मेरी कामना है। अब सर जी देख लीजिए, हम गाड़ी चलाते थे दिल्ली में, अब ड्राइवर हमेशा बोलता था टाइम पर मोबिल भरो, टाइम पर डीजल डालो, टाइम पर इसकी जो है सफाई करवाओ, नहीं तो गाड़ी सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। सर जी हमारा बॉडी भी तो इंजन ही है ना, और 5 इंजन बड़ा मजबूत है यहाँ। एक ब्रेन, दूसरा लंग्स, तीसरा हार्ट और चौथा लीवर, 5वां किडनी। अगर एक भी फेल कर गया सर जी तो हमारी भी इंजन सीज कर जाएगा। और वेस्टेज में हमारे पास सब कुछ है। हम जो वेस्टेज से अलग जो खाते पीते हैं, मसल बनाते हैं, इन 5 इंजन को मजबूत नहीं करते हैं। अगर सर जी हम इन 5 इंजन को मजबूत रखें तो यमराज को भी 15 साल पीछे धकेल देंगे। तो वेस्टेज हमें एक लंबी उम्र भी देती है, एक स्वस्थ उम्र भी देता है। अब सर जी देखिए, जिन्हें सुंदर दिखना है, तो मैंने प्रयोग देखा, मेरा एक मित्र था, उसकी शादी में भी गए थे, शादी के वक्त भी उसकी पत्नी को देखे थे, काफी सुंदर पत्नी थी। और जब बहुत लंबे अरसे के बाद गया तो देखा कि उसके चेहरे पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नक्शा बना हुआ है, काफी चेहरा दागदार हो चुका है। मैंने उन्हें ब्राइटनिंग दे दिया, ट्रूमैन का फेस वॉश, कहा लगाइए। 4 फाइल लगाते लगाते उनका चेहरा नीट एंड क्लीन हो गया, ग्लेजियन ग्लोबल हो गया। ये मेरा पहला प्रयोग था स्किन फार्मूला 9 ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का। आत्मविश्वास जगता गया वेस्टेज में, बहुत जगता गया। और इसी ढंग से एक पैरालिसिस पेशेंट आ गए मेरे मित्र, उनका पैरालिसिस ठीक हो गया। आश्चर्य है। हम कहा यार इसके प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, सप्लीमेंट भी। तो सर जी वेस्टेज हमें सौंदर्य भी देता है, वेस्टेज हमें उम्र भी देता है, वेस्टेज हमें लंबी एक स्वस्थ शरीर भी देता है, वेस्टेज हमको पैसा भी देता है, वेस्टेज हमको समाज में एक पहचान देती है, वेस्टेज हमको एक ऐसा टीम देता है, एक ऐसा परिवार देता है जो अन्यत्र दुर्लभ है। सर जी सोच सोच के देखिए, एक ऐसे परिवार की तलाश कीजिए जहां कोई आपस में विवाद नहीं रखता, जहां आपस में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन नहीं हो। सर जी आज के परिवेश में ऐसा परिवार नहीं मिलेगा, लेकिन इस परिवार में तो हम शामिल हैं। हमारे वेस्टेज में किसी को किसी से कोई जलन नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई नफरत नहीं, बल्कि यहाँ हम सब एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे की सफलता के लिए जान लगा देते हैं। इससे बड़ा क्या दे सकता है वेस्टेज हमको? वेस्टेज हमको वो सब कुछ देता है। वेस्टेज में एक चीज और महसूस करते हैं सर जी, कि वेस्टेज अगर आप करते हैं तो कभी कमजोर नहीं होंगे, कहीं आप अनजान नहीं होंगे, हर जगह आपके कोई न कोई व्यक्ति मिल जाएगा। मुझे आरती तिवारी का वो स्टेटमेंट याद है, जिनके पति कलकत्ता में इंडस्ट्री चलाते हैं, कई इंडस्ट्रीज, और आरती तिवारी जी वेस्टेज करती हैं। वो एक कहानी बता रही थी कि एक बात बहुत ही रिक्वेस्ट करके हम उन्हें अपने एक मीटिंग में ले गए, जो मीटिंग कम से कम 5000 का था। जब मेरे साथ मेरे पति मंच पर चढ़ रहे थे तो पूरा वेस्टेजियन फैमिली एक ही बात बोल रहा था, आरती तिवारी के हस्बैंड, आरती तिवारी के हस्बैंड, आरती मैडम के हस्बैंड। मेरे पति को बुरा लगा, वो उल्टे पैर लौट गए और वापस चले गए। मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहता था कि पैसा मुझे जो भी मिले, लेकिन जो शोहरत मिलता है वो आपसे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हमें निजी स्वतंत्रता भी वेस्टेज से प्राप्त होता है। सर जी वेस्टेज में संघर्ष है, समय लगता है, परेशानी होती है, पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन पैसा इसको खर्च नहीं कर सकते हैं हम, इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस वेस्टेज को अगर हम करें, धैर्य के साथ करें, अपने लोगों से सहयोग लेके करें, समझ-बूझ के करें, जो आज हम भी करने का प्रयास कर रहे हैं। एस के सिंह के रूप में हमको एक ऐसे गुरु मिले जो न सोते हैं न सोने देते हैं। ये हमारी हर नब्ज को पकड़ते हैं। शायद ये सोचते हो कि हर जगह तो ये काम करता है। राजमहल जाने के लिए और भी कहीं जाने के लिए, धनबाद, बोकारो जाने के लिए, रांची जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन अपने गृह क्षेत्र
खिजरसराय नहीं जाता। एक उपाय लगा दी, खिजरसराय में आदरणीय पंकज कुमार वर्मा जी का प्रोग्राम रख दी। अब प्रोग्राम में मुझे जाना था, मैं तो फंस गया था। अब लग रहा था कि हमारे गृह क्षेत्र में भी, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी सारे लोग जान जाएं कि मैं वेस्टिज करता हूं। गए ही लोग जान भी गए, मेरी झिझक मिट गई और मैंने काम शुरू कर दिया और वो लाइन डायरेक्टर लाइन बन गया। तो ऐसे होते हैं गुरु। ये गुरु डांटते भी है। अब लोगों को लगा कि भाई हमारा अपलाइन हमको डांट रहा है, कभी कभी काफी गुस्से में है। अभी भी हम मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे तो डांट ही रहे थे, लेकिन उनकी डांट भी वरदान है, अभिशाप नहीं है, बिल्कुल वरदान है। ये मत समझो कि हमसे छोटे हैं इसलिए उनकी डांट नहीं खाएंगे। अरे भाई सब कुछ खाएंगे। मुझे वो पंक्ति भी याद पड़ता है राजमहल के दुकानदार का, कि जिसने कहा था कि जिस किसी ने भी आपको वेस्टिज में लाया है वो आपके लिए भगवान है। हमने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहा मैं रेलवे गार्ड था, पैरालिसिस मार दिया, 6 महीना से बेड पर था, मेरी नौकरी छूटने के कगार पर थी। एक वेस्टिजन आया, कई बार आया, समझाया और मुझे कुछ प्रोडक्ट खिलाया और मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया तो मैं वेस्टिज करना शुरू कर दिया। मैं भी स्टार डायरेक्टर बन गया, मेरा बेटा भी स्टार डायरेक्टर है और साथ में दुकान भी मेरे पास है। तो मेरे लिए भगवान वही है। मेरे लिए भगवान वो नहीं है जो अदृश्य है, मेरा भगवान तो यही है। तो अपने भगवान का सब कुछ सुनेंगे हम, सब कुछ सहेंगे हम और भगवान की इच्छा के अनुसार ही हम जिएंगे। तो सर जी हम इतना कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति वेस्टिज में आकर अपने अपलाइन को फॉलो कर लिया, अपने अपलाइन के साथ का सुनना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, उसे कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से। उसने अगर अपना धैर्य भी बना लिया, जैसे वो बैजनाथ धाम जाने के क्रम में जो शरीर से नाप नाप के जाते हैं लोग, वो ऐसा धैर्य, वह जुनूनी धैर्य, वह जज्बाती धैर्य, अगर वो धैर्य बना लिए तो कौन रोकेगा सर जी वेस्टिज में सफल होने में? समय तो लगेगा, ऐसा नहीं कि सफलता तुरंत तुरंत मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा सर जी, लेकिन समय लगेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि वेस्टिज में पूरे धैर्य के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ पढ़िए। क्योंकि यहाँ जब पढ़िएगा तो पढ़ना है और बहुत पढ़ना है। सर जी एक बात याद आ रही है, हम शुरू में बोले थे कि दिल्ली, मुंबई और पूना यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई MBA के तहत शुरू हो गया। ये मुझे प्रभावित किया था, ये भी किया था। तो लगा कि जो विद्यार्थी 5 साल पढ़ेगा, घर से आकर दिल्ली में कितना खर्च करेगा और खर्च करके वो उन्हीं कंपनियों में जॉब करेगा जहां मेरी गाड़ियां चलती है। पे आउट होगा 15 से 20 हजार, 4 साल काम करेगा तो 25 हजार। फिर मालूम हुआ कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन की पढ़ाई भी शुरू हो गया, BA में। अब वो पढ़ के निकलेगा तो एक बोर्ड लगाएगा, ट्रीटमेंट प्रो न्यूट्रिशन। तो 5 साल न्यूट्रिशन की पढ़ाई, 5 साल डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई, 10 साल की पढ़ाई मुफ्त में सीखना है आपको अपने अपलाइन से। तो भाई नम्रता पूर्वक ही सीखोगे ना, उनकी आज्ञा, अनुदेश, दिशा निर्देश का पालन करते हुए सीखोगे ना। और अगर ये सीख लिया तो दोनों मिलकर जो कमाएंगे, तू अकेले कमाएगा, वो किसी के प्रेशर में कमाएगा, तू स्वतंत्र रूप से कमाएगा। और यहाँ कमाएगा नहीं, औरों के लिए काम करेगा, सबके लिए काम करेगा। तुम स्वयं एक इंडस्ट्री बन जाएगा जहां तेरे द्वारा एम्प्लॉयमेंट निकलेंगे। यही तो होता है वेस्टिज सर, जो आज मैं समझ रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ। तो सर जी वेस्टिज सब कुछ देती है, वो देती है जिसकी कल्पना नहीं करते थे। हम राजनीति करते थे, लगता है मेरी राजनीति छूट गई। नहीं सर जी, हमारा तो एक ऐसा परिवार बन रहा है जहां वो केवल मेरा ही परिवार है और हम उनका परिवार हैं। इससे मजबूत, इससे अभेद्य संगठन, टीम, परिवार हो ही नहीं सकता है। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए 2 चीज का जरूरत पड़ता है, एक संगठन का, एक टीम, संगठन मतलब टीम का, और दूसरा पैसे का। वेस्टिज में दोनों मिल रहा है, पैसे भी है और संगठन भी है। और संगठन को जिंदा रहने में उसके भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जिस संगठन के सदस्यों के पेट में भोजन नहीं होगा वो कभी संगठन में जिंदा नहीं रहेगा। तो हमारे टीम के, हमारे संगठन के, परिवार के पेट में भोजन ही हो, ऐसा ही तो हम प्रयास करते हैं, ऐसा ही तो हमारे लिए प्रयास किया जाता है। तो हमको ये प्रयास करना है, प्रयास हो रहा है, तो हमको एक अभेद्य संगठन ही मिल रहा है। अब हम
क्या कहें, हम वेस्टेज कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो दिन देखो तिन पाइयां गहरी पानी पेट, इसको जिस रूप में ले लो। अगर मैं व्यापार के रूप में लेता हूं तो मेरा व्यापार है, अगर राजनीति के रूप में लेता हूं तो मेरा राजनीति है, अगर हम सोशल रिफॉर्मर के रूप में अपने आप को लेते हैं तो मेरा सोशल रिफॉर्मर का कार्यकलाप है, अगर हम जो है सो सोशल वर्कर के रूप में लेते हैं तो सोशल वर्कर के रूप में हम एडजस्ट हो जाते हैं। हम जिस रूप में अपने आप को देखते हैं उस रूप में यहाँ अपने आप को पाते हैं। और एक स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ योजना के साथ, यह स्वस्थ कार्यक्रम से बढ़िया धरती पर कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है, ये मेरा मानना है सर जी। शुरुआत के अध्ययन के समय भी इतना हम समझे थे, कई कंपनियों का अध्ययन करके, कि भारत में जितनी भी रिनोल्ड कंपनियां काम कर रही है उसमें प्रायः कंपनियों ने अपना सिस्टम ऐसे बनाया कि कैसे हम ग्राहकों के हक को अधिक से अधिक लूट लें। वहीं वेस्टेज ने अपना सिस्टम ऐसे बनाया कि कैसे अपने प्रॉफिट का अधिक से अधिक भाग हम ग्राहकों के बीच लुटा दें। वेस्टेज में आने के पीछे वेस्टेज की यह जो सिस्टम था, ये भी मेरा एक कारण था। वेस्टेज में हम जितने कारण को ढूंढें कि क्या क्या कारण हो सकता है कि जिसके कारण हम वेस्टेज में जाएं, तो मुझे लगा कि वेस्टेज ज्वाइन करने के इतने कारण हैं जितने कारण के बारे में हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। हमारे जीवन में जब जो भी अब तक सोचे हैं, जितना भी सोचे हैं, वो वेस्टेज से फुलफिलमेंट हो सकता है, और जो नहीं सोचे हैं वो भी हो सकता है। तो सर जी, वेस्टेज एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा मंच है जहां सब कुछ संभव है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। तो सर जी, अब आपसे हम इजाजत चाहेंगे 2-4-5 पंक्ति बोल करके, कि अगर हम अपने अपलाइन पर भरोसा करें, अपने अपलाइन को कुरियर सेवा नहीं समझ लें कि अपलाइन का मतलब होता है कि हमारे लिए काम करें, हमारे लिए ऑर्डर निकालें, हमारे लिए सामान का भी डिलीवरी करें। ऐसा करोगे तो 100% फेल कर जाओगे। अगर हम अपने अपलाइन को भगवान ही समझ लें, अगर हम अपने अपलाइन के दिशा निर्देश में काम करें, जो हमें बताया जाता है कि वेस्टेज जोड़ने और तोड़ने का विषय नहीं है, वेस्टेज सीखने और सिखाने का विषय है, यहाँ पर वेल ट्रेंड करने का विषय है। अपने लोगों को शिक्षित बनाओ, शिक्षित बनो। अगर इनकी सारी बातों को हम मान लें, खुद भी शिक्षित बने, औरों को भी शिक्षित बनाएं, और लगातार उनकी दिशा निर्देश में काम करें, अपना दिमाग न लगाएं। उनका दिमाग कम जो थोड़े जो हमसे आगे निकल चुके हैं, उनके ही दिमाग से काम करें, पूरे विवेक से काम करें, तो वेस्टेज हमें वो सब कुछ दे सकता है जो पूरी दुनिया में कहीं से हमें नहीं मिल सकता है। सर जी, हम आपसे इजाजत चाहेंगे अब अपनी बात खत्म करने के लिए।